संस्कृति और लोक परंपराएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। चाहे हमारे घर के वो रीति रिवाज हों या कोई आयोजन हो, तो उसमें या किसी भी समाज के आयोजन में जब भी हम जाते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा देखते हैं कि वो हमारी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ी होती है। और वो लोक संस्कृति और लोक परंपरा कहाँ से आई, कैसे आई, उनका क्या उद्भव रहा, वो एक विस्तार का विषय है जिसके बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में बात किया। लेकिन हम आज विशेष तौर पे बात करने जा रहे हैं कि इनके संरक्षण के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं माधव चंद्रा और आज हमेशा की तरह हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर पंकज तिवारी जी, निदेशक EMMRC सागर। सर, पिछले एपिसोड में जैसे हमने पूरे विस्तृत तरीके से लोक परंपरा और लोक संस्कृति के बारे में चर्चा की और आपने ये भी बताया कि किस तरीके से इन चीज़ों को लिपिबद्ध भी किया जा रहा है, अन्य माध्यमों से NGO भी कर रही हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर भी हो रहा है और प्रशासन के स्तर पर भी हो रहा है। लेकिन इसके संरक्षण के क्या और नए तरीके हो सकते हैं, क्योंकि आज हम एडवांस जीवन जी रहे हैं, तकनीकी का भी सहयोग हमारे साथ है। देखिए, जब भी आप किसी परंपरा के संरक्षण की बात करेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं और हर परंपरा को, हर कला को संरक्षित करने के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे हम आप बात करें तो जैसे हम ललित कलाओं की बात करें, आप देखेंगे कि कोई भी लोक अंचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बघेलखंड हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, निमाड़ हो, मालवा हो, भोजपुरी हो, आप पूर्वांचल में देखेंगे, मिथिलांचल में देखेंगे, या आप उत्तर प्रदेश के जो कई सुदूर हिस्से हैं वहाँ देखेंगे, तो हर अंचल में आपको तीज त्योहारों पर या रीति रिवाजों में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि कोई एक त्यौहार है या कोई एक रिवाज है, उस समय आप देखेंगे कि एक ख़ास तरह का गाना गाया जा रहा है। आप देखेंगे कि उसी समय एक ख़ास तरह का एक चित्र बनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि उसी समय एक ख़ास तरह का परिधान लोगों ने पहना हुआ है। और आप ये भी देखेंगे कि उस दिन, उस रिवाज के समय, उस त्यौहार के समय एक ख़ास तरह का खाना बनाया गया है। तो आप देखेंगे कितनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं। एक त्यौहार है, उसमें एक ख़ास तरह का पहनावा है, एक ख़ास तरह का खाना बनाया जा रहा है, एक भोजन तैयार किया गया है, कुछ मिष्ठान हैं, कुछ उस परंपरा से संबंधित कुछ ऐसे विशेष व्यंजन हैं जो सिर्फ उसी पर्व पर ही बनाए जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी चीज़ें, यही लोक संस्कृति है, यही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो शहरी समाज ने कहीं ना कहीं खो दिया है। उस वक्त एक लोक देवता भी दिखते हैं, एक लोक देवता दिखेंगे आपको, वो तमाम एक पूरा वातावरण आपको दिखेगा जो लोक संस्कृति का एक बहुत बड़ा नमूना है। अब आपको उसको प्रिजर्व करना है तो उसके लिए आपको उसको समग्रता में प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसे समग्रता में संरक्षण उसका करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चित्र हमने ले लिया और एक चित्र हमने कि ये फलाने त्यौहार के समय ये चित्र बनाया जाता है, ये नहीं। उस पूरे त्यौहार के समय क्या वातावरण होता है, इसको पूरी समग्रता के साथ आपको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो इस तरह की अप्रोच लेकर बहुत सारे लोग चल रहे हैं। आप देखेंगे कि जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जो कि दिल्ली में है, उन्होंने भी इस दिशा में काफ़ी काम किया है। उनके वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उन्होंने जैसे मालवा में एक आर्ट फॉर्म है जिसको संझा बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक मल्टीमीडिया प्रोग्राम तैयार किया है और जो आपको उनके पोर्टल पर दिखाई देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अलग अलग तरह से चीज़ों को संजोना है। एक चित्र है, उस चित्र का क्या अभिप्राय है, वह कौन से पर्व पर बनाया जाता है, उसके पीछे कौन सी कथा जुड़ी हुई है, उसके पीछे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको सदियों पहले ले जाती हैं। आप देखेंगे कि लोक कथा और लोक गाथा ये दो चीज़ें हैं। आज आप देखेंगे कि जीवन से जो हमारी कथाएं हैं वो धीरे धीरे गायब हो गई। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। यदि आप देखेंगे तो भारतीय समाज को लोक संस्कृति में जो लोक कथाएं थी, वो हर अंचल की अपनी लोक कथाएं हुआ करती थी। अब उनमें से कितनी कथाएं आपके पास बची हुई हैं? तो इनको संरक्षित करने का और उनको कहने का, और मुझे लगता है जिस तरीके से लोक कथाएं विलुप्त हो रही हैं, उसी के कारण जो एक कहते थे कि स्टोरी टेलिंग सेशन, जो दादी नानी से हम कहानी सुनते आ रहे थे, वो लोक कथाओं का ही परंपरा था। क्योंकि हमारे उस लोक कथा में कोई
बड़ा व्यक्ति वैसा नहीं होता था या नामचीन व्यक्ति नहीं होता, तो वो हमारे इर्द गिर्द के ही वो महान व्यक्ति होते थे जिन्होंने कुछ समाज के लिए किया था। बिल्कुल। तो एक लोक कथा है, एक ये फॉर्म है जिसे लोग चौपालों पर कहते थे, और कहानी कहने वाले लोग होते थे जिनके कहानी कहने का लहजा, जिसको हम बोलते हैं किस्सा गोई। उर्दू में एक बहुत लंबी परंपरा है किस्सा गोई की, कि किस्सा सुनाने की। तो इसी तरह लोक परंपराओं में हर अंचल में कुछ ऐसे लोग होते थे जो कहानी कहने की कला उनके अंदर थी, और वे बहुत अच्छे से कहानी सुनाते थे, क्योंकि कहानी सुनाना भी कोई आसान काम नहीं है। उनके उसमें कैरेक्टर्स को लेकर आना, उनको स्थापित करना, फिर उसमें पूरी घटनाक्रम को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाना, बताना, ये बहुत मुश्किल काम है। और शब्दों का चयन, अंदाज़े बयां, किस तरीके से बोलना है, कैसे कहना है, तो ये लोक अंचल में अच्छे अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे अच्छे मुहावरों के साथ, लोकोक्तियों के साथ, उदाहरणों के साथ कहानियों को कहने की परंपरा थी। उसमें पौराणिक जो चरित्र हुए हैं उनसे संबंधित कहानियाँ भी थी। जैसे आल्हा हो गया, आल्हा, पांडवनी गायक जो हमारी थी, वो भी जैसे इसी तरीके से आल्हा, लोक परंपराओं को जागृत किया है उन्होंने। बिल्कुल। आल्हा और आल्हा गायन जो है वो अपने आप में, उसको हम लोक गाथा की श्रेणी में रखते हैं। वो कथा से थोड़ा अलग है क्योंकि उसको गाया जाता है, वो गान में आता है, तो उसको हम लोक गाथा बोलते हैं। तो लोक गाथा आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में पंडवानी, जैसे तीजन बाई जो इसके बहुत बड़ी लीजेंड हुई हैं, तो पंडवानी का एक लंबी परंपरा मिलेगी जिसमें महाभारत के चरित्रों का बखान किया गया है। तो पंडवानी गायन, आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर बुंदेलखंड में आपको आल्हा मिलेगा, आलाखंड, आल्हा का गायन। आप और भी देखेंगे तो ढोला मारू की लोक गाथा है। हमने EMRC में ढोला मारू के ऊपर एक वृत्त चित्र का बहुत पहले निर्माण भी किया था। तो ढोला मारू की, नल दमयंती की, मोरत ध्वज की, बहुत सारी ऐसी लोक गाथाएँ हैं जो लोक जीवन में प्रमुखता के साथ गाई जाती हैं। इसी तरह से कहानियाँ हैं जो कही जाती हैं। तो लोक कथा, लोक गाथा, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा जब भी हम संरक्षण की बात करेंगे तो आपको इनका डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से करना है कि उन कहानी तो जैसे आपने लिख ली, आपने उसको प्रकाशित कर लिया, लेकिन उनके शब्द, उनके अंदाजे बयां, उसको लाइव ट्रेडिशन के रूप में आपको संरक्षित करना है, लाइव जीवंत कला के रूप में। मतलब आपको ऐसे लोगों को भी संरक्षित करके रखना है जो वो सुनाते हैं। जैसे किस्सा गोई की हम बात करें तो ऐसे कहानी सुनाने वाले लोगों को आपको पकड़कर, ऐसे परफॉर्मर्स को आपको पकड़कर रखना है और उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस ज्ञान को ट्रांसफ़र भी करना है। जैसे तीजन बाई ने किया, उन्होंने ऋतु को आगे ट्रेंड किया था, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम है कि इस समय उनके परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी। इसी तरह बुंदेलखंड में एक बहुत ही अनुपम और बहुत ही अनूठी एक कथा गायन की, लोक गाथा की परंपरा है, वो कन्नड़याई, जिसमें लक्ष्मी नारायण ने अपने नाती को उसमें ट्रेंड किया था, लेकिन वो कालांतर में चलकर वो अब नहीं है परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे कन्नड़याई की जो परंपरा है वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशन हैं जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि उस लाइव ट्रेडिशन को हम किसी न किसी तरीके से संरक्षित करके रखें। तो इसको संरक्षित करने का मुझे लगता है कि तकनीक का सहयोग लें तो शायद बेहतर तरीके से हम इसको संरक्षित कर सकते हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो, चाहे फोटोग्राफी के माध्यम से हो। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है और आप सही बोल रहे हैं कि इसको हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसको शूट करके रख सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो जिसके तरफ भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान भी गया है, और वो लोग इसको लाइव ट्रेडिशन, जीवंत कला के रूप में भी संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। जैसे कि एक लोक नृत्य है, और वो लोक नृत्य मान लो बुंदेलखंड का है जिसका नाम बधाई है। बधाई एक लोक नृत्य है जो यहाँ के जितने भी जितने भी पारंपरिक जो अवसर होते हैं उन पर किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अब उसको संरक्षित कर रहे हैं तो हम वीडियो शूट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये तो एक तरीका हो सकता है। लेकिन इसके अलावा उसके कई
प्रदर्शन के दल उन्होंने बना दिए। उन्होंने ट्रेनिंग देके कई और लोक नर्तकों को तैयार कर दिया। तो एक पीढ़ी से वह कला दूसरी पीढ़ी में चली गई। और हमेशा जितने भी कार्यक्रम होते हैं, ख़ास तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे वो भारत सरकार के हों, मध्य प्रदेश सरकार के आयोजन हो, उनमें प्रमुखता के साथ लोक नृत्यों का प्रदर्शन होता है। उसमें हर अंचल के लोक नृत्यों को आमंत्रित किया जाता है। तो वहाँ के जो पारंपरिक कलाकार हैं वो आकर अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो वह जो कला है, जो जीवंत कला थी, उसको आपने जीवंत बनाए रखा है। वह आपके वीडियो और फोटोग्राफी में तो है ही, साथ ही आपने लोक नर्तक भी तैयार कर दिए हैं जो उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वह लोक समाज में जिंदा है। अब मुझे लगता है कि जो भी जिस क्षेत्र के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे इसे अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स के रूप में सिलेबस के तौर पे डाला जाए तो शायद यंग जनरेशन के बीच में इस चीज़ को प्रस्तुति देने और प्रैक्टिस करने में भी इसको ज़िंदा रखा जा सकता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का प्रदर्शनकारी कला विभाग है, इसमें लोक परंपराओं पर केंद्रित पाठ्यक्रम है। आप देखें तो जो इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ है, विश्वविद्यालय खैरागढ़ है, वहाँ पर भी लोक परंपराओं में बाकायदा एक डिप्लोमा है। उस डिप्लोमा के अंतर्गत आप ये सब सीख सकते हैं कि कैसे लोक परंपराओं को जीवंत रखा जाता है, लोक परंपराएं क्या हैं, उन्हें संरक्षित कैसे किया जाता है, उन पर कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस तरह सरकार काम कर रही है। ये तमाम चीज़ों से पूरा बना हुआ एक पाठ्यक्रम है और आप देखेंगे कि उसको लोग करते हैं। तो आपका बिल्कुल सही कहना है कि जो विश्वविद्यालय स्तर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ कहीं ना कहीं लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति के बारे में एक महती चेतना की आवश्यकता है। वहाँ पर इस तरह के पाठ्यक्रम लाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। ऐसा और भी जगह है, महाराष्ट्र में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी एक पाठ्यक्रम है इस तरह का, जो वहाँ के लोक संस्कृति पर केंद्रित है। तो ये जो संरक्षण का तरीका क्या होना चाहिए? संरक्षण का तरीका जैसा मैंने बताया कि आपको उनके पहले तो उनको समझना होगा, उस अंचल के बारे में आपको जानना होगा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की प्रकृति, वहाँ रहने वाले लोग, फिर वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन यापन, फिर उससे निकलने वाली तमाम चीज़ें, उनके तीज त्यौहार। जैसे मैंने कहा कि उसको समग्रता में, आपको टोटलिटी में आपको देखना पड़ेगा और उसको फिर संरक्षित करने के कई तरीके हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रकाशन का जो हिस्सा है, वो सबसे बाद का है। सबसे पहले वहाँ जाकर उसको समझना, मतलब एक पूरा रिसर्च वर्क है ये। यह एक शोध है और ये लोग कर रहे हैं। और किसी अंचल के बारे में पूरा का पूरा एक समग्रता में उसको समझकर उसके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना, उससे रिकॉर्ड करना, उससे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, उसका प्रकाशन हो और उसे जीवंत स्वरूप में भी संरक्षित करना। उससे जो संबंधित लोग हैं, व्यवहार है, उन सबको बातचीत करके और उनको इस चीज़ के लिए सहमति उनसे लेना कि वे इसको आगे करते रहेंगे। जैसे एक लोक नृत्य है, उसको यदि कुछ लोग करना छोड़ देंगे तो वो फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा देखा भी गया है, क्योंकि जिस तरीके से हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हर कोई शहर की ओर भाग रहा है, तो वहाँ पर जाते जाते आप एक तरीके से अपनी इस तरीके के नृत्य शैली से लेकर तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता भागदौड़ भरी ज़िंदगी में। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि इसे स्कूली स्तर से ही अगर आगे बढ़ाया जाए तो हम एक तरीके से इसको जीवित रख सकते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि तकनीकी का पूरा सहयोग लेना पड़ेगा आपको। और तीसरा मुझे ये लगता है कि अब तक जो किए गए कार्य हैं उसको अपडेट किया जाए। बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक बसदेवा की एक परंपरा, बसदेवा गायन की एक परंपरा थी जो पूरे उत्तर भारत में थी। और बसदेवा वे लोग थे जो सुबह मतलब भोर, मतलब वो सूर्य उदय के पहले लोगों के घरों में जाते थे और उन्हें कुछ भजन गाकर सुनाते थे। उसके बदले में जो भी लोग थे वो कुछ उनको अनाज या आटा या कुछ भी एक दक्षिणा देते थे और वो गाते हुए आगे निकल जाते थे। उनका मकसद था
सवेरे उनका जो मकसद था वो था मूल्य आधारित शिक्षा। वे ऐसे लोगों का चरित्र गाते थे जो बहुत ही त्यागी, बलिदानी और सत्य, जैसे खासकर वो राजा हरिश्चंद्र का चरित्र गाते थे, वो मोरध्वज का चरित्र गाते थे। तो वो ऐसे लीजेंड्स को सुनाते थे जिससे लोग सवेरे जब उठते थे तो उनके चित्त में कहीं ना कहीं वो चीज़ें, मूल्य आधारित शिक्षा की बात कहीं ना कहीं रहती थी। तो वो बसदेवा धीरे धीरे ख़त्म हो गए। आज गाँवों में भी बसदेवा आपको नहीं मिलेंगे। बसदेवाओं से हम लोगों ने चर्चा की, हम लोगों ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर बनाई है बहुत पहले। तो वसुदेवा जो थे वो अब धीरे धीरे वो परंपरा गायब हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो उनकी जो दूसरी पीढ़ी है अब वो काम नहीं करना चाहती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनको जीवित रखना, इनको संरक्षित करना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि लोग वो सब अब काम नहीं करना चाहते। तो ये काम हो रहा है, खासकर जो मंच दिए जा रहे हैं आजकल, जैसे जो बड़े बड़े सांस्कृतिक मंच होते हैं, लोकोत्सव का आयोजन, लोक मेला का आयोजन, ये सब ऐसे भारत महोत्सव का आयोजन, ये इस तरह के आयोजन हैं ये एक तरीके से जन जागृति पहुंचाने का माध्यम। ये कहीं ना कहीं उनको मंच देते हैं, उन लोक कलाकारों को मंच देते हैं ताकि वे अपनी लोक कलाओं को प्रदर्शित करें और उसे कहीं ना कहीं संरक्षित करके रखें। कई तो सालों से ये भी देखा जा रहा है कि 26 जनवरी के पैरेड में भी लोक कलाओं को एक अहमियत दी गई है। बिल्कुल। और एक और इसमें समस्या की बात है कि जो लोक कलाएं हैं, जो एक सदियों से, हजारों सालों से जो कला है या परंपरा है या संस्कृति है चली आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं सांस्कृतिक उसमें भेद उत्पन्न हुआ है। कालांतर में जो आधुनिकता के से मिलकर उनमें बहुत सारी विसंगतियां भी पैदा हुई हैं, उसके कारण एक समस्या पैदा हुई है। तो अब ये इस बात की ज़रूरत भी है, और ख़ासकर संरक्षित करने के पहले ये देखना ज़रूरी है कि जो हमारी लोक कलाएं हैं वो पारंपरिक, उसकी ओरिजिनलिटी को बचाया जा सके। जैसे आप देखेंगे कि जितने भी अंचलों के लोकगीत हैं, चाहे आप भोजपुरी लें, बघेली लें, बुंदेली लें, अवधी लें, या मालवी लें, या निवाड़ी लें, या छत्तीसगढ़ी लें, कोई भी बोलियों के जो आंचलिक गीत हैं उनके अंदर विसंगतियां आ गई हैं, उनके ऊपर आधुनिकता का बहुत बड़ा प्रभाव है और वे बड़े फूहड़ लगते हैं क्योंकि वे अपनी मौलिकता खो चुके हैं। तो हम कहीं ना कहीं ऐसा ना करें कि लोक परंपरा की आड़ में हम फूहड़ चीज़ों को प्रश्रय देने लगें और उनका संरक्षण करने लगें। तो यह भेद करना भी बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि जब हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने बचपन की ओर लौटना पड़ेगा। बचपन क्या मतलब, एक दो पुस्तकों के पीछे भी जाने पड़ेंगे। तो वही एक कारण हो सकता है कि हम अपनी लोक संस्कृति और लोक जीवन को बचा सकते हैं। हमें अपने घरों से ही ये शुरुआत करनी पड़ेगी कि कौन हमारे कुल देवता हैं, क्या हमारे गीत हैं, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारा पहनावा है। भले ही वो हमारे त्योहारों के हिसाब से ही हो, हम उस चीज़ को अपने घर से शुरुआत करें, मुझे लगता है कि हम वापस उस चीज़ को जीवित कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें सबसे पहले अपनी जड़ों की तरफ देखना होगा कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा गांव कौन सा था, वहाँ क्या रीति रिवाज थे, हमने कौन से रीति रिवाजों को छोड़ दिया, कौन सी चीज़ों को हम भूल गए। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को संरक्षित करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा। मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा और बहुत अनूठा एक काम हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो एयरपोर्ट है, जो हवाई अड्डा है भोपाल में, वहाँ पर पूरे जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं, ख़ासतौर पर भील भिलाला लोगों की जो जनजातीय कलाएं हैं और उनकी जो चित्रकारी है, उसको संरक्षित करते हुए पूरे एयरपोर्ट को डेकोरेट किया गया है। तो आजकल एक बहुत अच्छा ये कदम आया है जिसमें लोक कलाओं को, जनजातीय कलाओं को, खासकर जो चित्रांकन की परंपराएं हैं, उन्हें जो सार्वजनिक क्षेत्रों में और ख़ासतौर पर ऐसी जगह जहां लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ दीवारों पर, गेट पर और भी तमाम तरह की चीज़ों पर आकृतियाँ बनाकर उनका प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि उन कलाओं को महत्व देने के लिए, उन कलाओं के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। और ये मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीका है
आमजन के बीच में लोक कलाओं और लोक परंपराओं को लाने का, क्योंकि इससे बेहतर मीडियम नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम तकनीक के युग में जी रहे हैं, जहां आपको ऐसी कलाकृति दिख रही है, आपने अपना तस्वीर से फ़ोटो खींचा और उसके साथ एक तस्वीर खींची, और जिस तरीके से जियो टैगिंग और स्कैनिंग का ज़माना आ गया है, आपके मेटा टैगिंग के थ्रू वो डायरेक्टली आपको स्कैनर पे दिख जाता है किस तरीके की परंपरा है, कहाँ की चीज़ें हैं और कहाँ से मिलती जुलती हैं। तो मतलब तकनीक का भी सहयोग हमें इसको मिल रहा है, इसको जानने और समझने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर चर्चा करने के लिए। मुझे लगता है ये एक अछूता विषय है जिस पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए और इस पर बहुत कुछ डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी या सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसमें हमें निजी तौर पे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा या एक पल देना पड़ेगा अपने आप को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि जब तक लोक ही संरक्षित नहीं होगा हम संरक्षित कैसे होंगे, क्योंकि हमारा पर्यावरण भी इसी से जुड़ा है। और आज जो तमाम खामियां आ रही हैं क्योंकि हम अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से दूर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा और इससे संबंधित और भी जुड़ी चीज़ें वो स्वयं प्रभा चैनल और सीईसी की वेबसाइट पे खोजेंगे और हमारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।